स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 6 ये हो चुका है। कुछ चैप्टर के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब तक हमने देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ जीन, जो जेनेटिक्स के अंदर है, जो जीन है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो आज हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि किस तरह से जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से इनहेरिटेड होते हैं, किस तरह से वो इनहेरिटेड होते हैं, किस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं। और यही कारण है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ मिलते जुलते हैं और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न हमसे कुछ मिलता जुलता है। यानी उन ये मॉलिक्यूलर बेसिस है जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स का है। ये मेंडल ने जिस जीन के बारे में बताया था, मेंडल ने बताया था जीन, जीन क्या है, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। मेंडल जी ने कहा था कि जीन क्या है, एक फैक्टर है और जीन ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब इन्होंने कहा है कि एक जीन जो है केमिकली, केमिकली अगर हम बात करें तो एक जीन क्या है, केमिकली एक डीएनए है। केमिकली जीन क्या है, एक डीएनए है। तो यही मेंडल जी ने बताया था कि जो जीन है उसको उन्होंने फैक्टर कहा था, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब हम देख लेते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सिमिलर अवर पेरेंट्स। यही कारण है हम अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब मॉलिक्यूलर बेसिस को जानने की क्यूरियोसिटी बनी कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, और इसी के कारण क्या बना, मॉलिक्यूलर बेसिस को जानने के कारण ही यहाँ पे डिस्कवर हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बना, यहाँ पे डिस्कवर हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ये जो चैप्टर है ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया है। मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, इनहेरिटेंस के। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जीन केमिकली डीएनए होता है और हमें डीएनए को ही सबसे पहले पढ़ना है। तो आज ये क्लास डीएनए बेस्ड है। इससे पहले मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और बताया है आपको डीएनए के बारे में, बट कुछ बच्चों को है जो कुछ डाउट्स हैं जो उन्हें क्लियर नहीं हो पाए। आज ये जो है क्लास बिल्कुल ही बेसिक क्लास है। जिन बच्चों ने 11th क्लास का, जिन बच्चों ने 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, वहां भी ये दिया हुआ है। तो बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है 11th क्लास का। जिन बच्चों ने ये डीएनए वहां से अच्छे से नहीं किया उनके लिए ये क्लास बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है कि आज डीएनए को हम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझेंगे। बिल्कुल जो बच्चे नहीं जानते कि डीएनए क्या है, डीएनए कैसे बना है, कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई है, उनके लिए क्लास बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अब हम बात करते हैं डीएनए के लिए। तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, हमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है, आरएनए और दूसरा हमें पढ़ना है डीएनए। आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे और डीएनए को हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। ये आप इसके बारे में बेसिक तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत कि इनको क्या कहते हैं। चलो नहीं भी जानते तो हमने बता दिया है। आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब डीएनए के बारे में, तो वी आर स्टडी अबाउट न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे कि कैसा न्यूक्लिक एसिड होगा, किस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। तो हमने दो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो डीएनए है ये वाला जो है, तो डीएनए जो है इसमें डीएनए इज अ यूनिवर्सल, डीएनए इज अ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, एक यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए क्या है हमारा, एक जेनेटिक मटेरियल है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी यूनिवर्सल, मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सल वे में पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अब बात करोगे आप वायरस की कि मैम वायरस में तो यहाँ पे आरएनए भी मिलता है। तो वायरस देखो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस इज अ लिंकिंग चेन। हमने पढ़ा है वायरस इज अ लिंकिंग चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंकिंग चेन है। अगर वायरस बॉडी से बाहर है तो वो रिएक्ट करेगा एज अ नॉन लिविंग, और अगर वायरस बॉडी के अंदर है तो वो एक्ट करेगा एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ वायरस में डीएनए वायरस, अब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है इट में बी आरएनए, और जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का हो सकता है इट में बी डीएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे डीएनए अगर हमारा है, डीएनए अगर हमारा है सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए अगर हमारा है सिंगल स्ट्रैंड, ऐसे जैसे डीएनए हो गया ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो ये हमारा अगर डीएनए है सिंगल स्ट्रैंड तो इसे हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। और अगर हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, तो हम इसे बोलेंगे डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए बोलेंगे। और अगर हमारा डीएनए है सर्कुलर, अगर हमारे डीएनए की शेप है सर्कुलर तो हम इसे बोलेंगे सर्कुलर डीएनए। कैसा बोलेंगे, सर्कुलर डीएनए। और बच्चों अगर हमारा डीएनए होता है लाइन में, लीनियर अरेंज है, तो इसे हम, जैसे कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारा जो डीएनए है वो लीनियर होता है,
लाइन में अरेंज होता है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर डीएनए। तो इतनी बात समझ में आई है आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या है, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। और सबसे पहले आरएनए ही जो है वो डिस्कवर हुआ था। आरएनए के बारे में देखते हैं। तो आरएनए क्या है, एज अ जेनेटिक मटेरियल है, ये जो इवॉल्व हुआ था अर्थ पर सबसे पहले। और आरएनए में प्रॉपर्टीज होती हैं स्टोरिंग की। आरएनए क्या करेगा, स्टोरिंग करेगा और एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा और एक्सप्रेस करेगा किसको, जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जस्ट लाइक डीएनए। ठीक है, यहाँ पे जो आरएनए होगा, कुछ आरएनए काम करते हैं, उनमें एक्ट होता है एज अ एंजाइम, कुछ आरएनए एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम। तो ऐसे आरएनए जो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम विच इज कॉल्ड राइबोजाइम, क्या कहेंगे हम उन्हें, राइबोजाइम कहेंगे। ठीक है, तो आरएनए सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जेनेटिक मटेरियल है सर्टेन वायरसेस में, और इसमें म्यूटेट ज्यादा करता है और यही इसके डिफरेंट स्ट्रेन हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कोविड-19 में देखा था, कोविड-19 जो वायरस आया था वो भी ज्यादा म्यूटेबल के होने के कारण उसकी जो थी वैक्सीन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। जबकि हमारा डीएनए क्या है, डीएनए हमारा स्टेबल है, स्टेबिलिटी पाई जाती है डीएनए में, रिएक्टिव नहीं होता। हमारा जो डीएनए है वो रिएक्टिव नहीं होता, इसीलिए इसको प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल भी हम कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं डीएनए को, जबकि ये सारी चीजें आरएनए में आपको नहीं मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो नाम कैसे आया, ये स्टोरी, ये कहानी डीएनए की डिस्कवरी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए एक बार फिर से हमें ये वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट हुई। तो न्यूक्लिक एसिड नाम कैसे आया, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जान लेते हैं कि डीएनए हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने के कारण, यानी आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, लेकिन हमने आरएनए की बात कर ली, अब हम बात करेंगे डीएनए की। तो डीएनए जो है हमारा, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारी इसमें मल्टीपल चेन लगी हुई होती है, एन एन एन, इस तरह से ये चेन लगी हुई होती है। यहाँ पे मैंने बताया ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, अब मैंने यहाँ पे बनाया ये डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये जो एन एन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इट इज न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारी चेन है, यानी हम इसे कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसी चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ये एसिड, यानी इसमें एसिड पाया जाएगा, इसकी नेचर कैसी होगी, तो इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक। कैसी नेचर का होगा डीएनए, एसिडिक नेचर का होगा। कैसी नेचर होगी डीएनए की, एसिडिक नेचर होगी। अभी जो एसिडिक नेचर होती है किस वजह से होती है, ये होती है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। किस वजह से, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, और ये आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ये इसकी नेचर कैसी होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो यूकेरियोट्स है उसका डीएनए न्यूक्लियस में होता है। जो यूकेरियोट्स है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इसकी वेरी करेगा, अलग अलग जगह पाई जाएगी, अलग अलग प्लेस होंगे यूकेरियोट्स में। अगर यूकेरियोट की बात करें तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकेरियोट में डीएनए, यानी वेल डेवलप्ड सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में, इनसाइड या इन न्यूक्लियस में। अगर हम बात करें पुरानी सेल या प्रोकैरियोट्स, अगर हम बात करें पुरानी सेल की, तो पुरानी सेल में भी डीएनए हो सकता है। तो डीएनए कहाँ होगा, इन साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर भरा हुआ डेंस लिक्विड, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे डीएनए कहाँ पर रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा। ठीक है, और जबकि अब हम देखेंगे कि सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, तो हम ये पढ़ चुके हैं, सबसे पहले डीएनए को डिस्क्राइब किया था सबसे पहले बैरन आउल की सेल के अंदर, किसने, फ्रेडरिक मिशर ने। कौन थे वो, फ्रेडरिक मिशर, या माइसर भी हम इसे कह सकते हैं, फ्रेडरिक माइसर। इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था, डीएनए के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने इसको नहीं दिया, इन्होंने इसको क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। क्या कहा इन्होंने इसको, न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, तो इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लिन। इन्हें न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं पता था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक माइसर के बाद एक और साइंटिस्ट आए। फर्स्ट साइंटिस्ट ये थे, सेकंड साइंटिस्ट आए हमारे ऑल्टमान। कौन साइंटिस्ट आए, अल्टमान। और इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर एक हमारा डीएनए के अंदर क्या है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। फॉस्फोरस प्रेजेंट होने के कारण ही इसको इन्होंने नाम दे दिया था न्यूक्लिक एसिड। और इसकी नेचर को भी बताया था कि नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर का ये होगा। अब हम देख लेते हैं, फ्रेडरिक मिशर के बाद ऑल्टमान आए। ऑल्टमान के बाद उन्होंने बताया, ऑल्टमान ने, कि इसकी नेचर कैसी होगी। अब हम देख लेते हैं डीएनए की लेंथ कैसी होगी। लेंथ ऑफ डीएनए,
क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए सेम होगा? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ सेम होगी? नहीं, ये स्पेसिफिक होती है, ये डिपेंड करती है, ये वेरी करती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे। और न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया अभी लंबी चेन होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होगी, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बेसिस यानी बेस पेयर। अब ये अगर होगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, क्या होगा अगर होगी ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए? कैसा? एसएस। एसएस मींस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अगर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा इट मींस ये केवल एक लाइन होगी, यहाँ पे बहुत सारे क्या लगे हुए होंगे, न्यूक्लियोटाइड इस तरह से अरेंज होंगे। एक लाइन है डीएनए की, तो कह सकते हैं ये एक धागा है और इस धागे में ये क्या पिरोए गए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाए गए हैं, तो इसे हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई है डबल स्ट्रैंड, अब एक ये और एक इधर, तो अब ये क्या बन गया है, डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया है। कैसा बन गया है? डबल स्ट्रैंड डीएनए बन गया है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में या बेस पेयर में, डबल स्ट्रैंड में हम देख सकते हैं पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, तो ये एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। ये क्या है? एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। बात करेंगे एनसीईआरटी का, कुछ डाटा है हमारे पास, कुछ डाटा दिया गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल दिए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिए गए हैं, या फिर उनके क्या दिए गए हैं, बेस पेयर दिए गए हैं। तो इन बेस पेयर को, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, किस तरह से हम निकालेंगे डाटा? तो यहाँ पे पहला डाटा हमारा जा रहा है, पहला डाटा दिया हुआ है फाई बैक्टीरियोफाज। अब हमने बात की थी पहले भी, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? तो ये जो बैक्टीरियोफाज है ये क्या है, एक वायरस है। क्या है? वायरस, जो इन्फेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया को। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। कैसा होगा? इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। कैसा होगा इसका डीएनए? सर्कुलर होगा। सर्कुलर का मतलब है यहाँ पे ये राउंड वाला डीएनए लेके जाएगा, गोल डीएनए होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल में होगा। अब इसके पास कितने बेस पेयर हैं? तो यहाँ पे 5386 यहाँ पे इसके बेस पेयर हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसका निकालना है, अब अगर हमने इसके बेस पेयर निकालने हैं तो इससे पहले हमें देखना होगा कि बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, और इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। लेकिन ये डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमें इसकी अब लेंथ निकालनी है तो इसके नंबर ऑफ बेस पेयर 5386 है, ये बेस पेयर है, यहीं से हम इसकी लेंथ ऑफ डीएनए काउंट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं दूसरा हमारा लेमडा फॉज वायरस। ये क्या है हमारा? लेमडा फेज। इसमें क्या होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। क्या होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा, जैसा हमारा होता है ऐसा होगा, लीनियर होगा। और इसमें 48,502 क्या होंगे? इसके बेस पेयर होंगे। क्या होंगे? बेस पेयर होंगे। आप इस लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? अब ये दी हुई है, आपकी लेंथ दी हुई है, यहाँ पे बेस पेयर दिए हुए हैं, हमें निकालने हैं यहाँ के न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 48,502 इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीट बेस पेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, ये है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका है डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्या है इसका? डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और कैसा होगा? ये भी सर्कुलर होगा, यानी कैसा होगा? सर्कल में होगा, राउंड होगा। अब इसके जो बेस पेयर होंगे वो कितने होंगे? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 इसमें बेस पेयर होंगे। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अगर हम इसका नंबर ऑफ क्या निकालना है? बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर हमें इसका निकालना है। तो एक पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एक पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड पढ़े हमने? 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 2 कर देंगे, तो नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम का। तो ह्यूमन जीनोम जो कि क्या होता है अपने आप में, ह्यूमन जीनोम एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है। कैसा होगा? लीनियर होगा, इस तरह का होगा, लाइन में अरेंज होगा। इसके बाद इसमें देखेंगे कितने बेस पेयर होंगे, तो यहाँ पे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होंगे, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है? अपने आप में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब हमें इसके बेसिस निकालने हैं, तो बेसिस निकालने के लिए यहाँ भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पे बेस पेयर निकल के आ जाएंगे।
तो हमने पढ़ लिया कि जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड इसमें लगे हुए हैं। डीएनए एक ऐसी चेन है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड यानी एन एन इस तरह से, जैसे एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एक मल्टीपल यहाँ पे चेन लगी हुई है। अब ये नंबर ऑफ टाइम ये वैरी कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम कितना हो सकता है डिपेंडिंग करता है ऑर्गेनिज्म पे। अब ह्यूमन का देखिए तो ह्यूमन के जीनोम में कितना होगा 3.3 इंटू 10 की पावर 9 होगा, तो ये इसके बेस पेयर होंगे। अगर ये एन है, हैप्लॉइड की बात की गई है तो ये होगा, और डिप्लॉइड की बात की गई है तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 से। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में हो गया है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो वो क्या होगी, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो उसे हम एक पेयर न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और अगर ये बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यह इसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कह देंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है क्या चीज, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, बार बार हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 3 चीजों का बना हुआ होता है। द फर्स्ट इज पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर मतलब 5 कार्बन वाली सुगर। कौन सी सुगर, 5 कार्बन वाली सुगर। दूसरा क्या होगा इसमें, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस क्या होंगे इसमें, दूसरे नाइट्रोजनस बेस होंगे। इसके बाद इसमें तीसरी चीज होगी फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम फॉस्फेट भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फॉस्फेट भी कह सकते हैं, H3PO4 इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है डीएनए, डीएनए यानी न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है डीएनए, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बारे में। कौन सी सुगर होगी, पेंटोज सुगर। जो ये सुगर है ये भी 2 तरह की होती है, डीऑक्सीराइबोस सुगर जो डीएनए में मिलेगी, राइबोस सुगर जो आरएनए में मिलेगी। नाइट्रोजनस बेस भी यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा प्यूरिन, जिसमें होंगे एडिनिन और ग्वानिन। यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, दोनों के पीछे 9 आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये जो एडिनिन है और ग्वानिन है ये क्या है, प्यूरिन। अब इनमें प्यूरिन में क्या होगा, यहाँ पे 9 मेंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन को कैसे याद करोगे, CUT कट, इनका फर्स्ट लेटर हम लिख लेंगे, CUT कट आता है, तो सी से क्या बनेगा हमारा साइटोसिन, जो कि किसके अंदर आएगा, पिरिमिडिन के अंदर आएगा। यू से यूरासिल, ये जो यूरासिल है वो डीएनए में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको आरएनए में। इसके बाद है टी, टी से क्या बनेगा हमारा थाइमीन बनेगा। तो पिरिमिडिन में एक तो ऐसे याद रख लेंगे कि वाई वाले आ रहे हैं ना 2, तो ये दोनों वाई वाले किस में आएंगे, पिरिमिडिन में आएंगे, और एक यू वाला भी आ रहा है तो ये यूरासिल भी किस में होगा, पिरिमिडिन में होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ लिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब हम इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, किस किस तरह से ये फॉर्म करते हैं, किस किस तरह से बनते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुगर, ये जो शुगर होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो शुगर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारी होगी 5 कार्बन वाली, तो यहाँ पे हम इसे 5 कार्बन वाली शुगर को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट कार्बन, और इस फर्स्ट कार्बन में यहाँ पे लगा हुआ होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे जुड़ा होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे फिर हमारा है सेकंड कार्बन पे, सेकंड नंबर पे जो सेकंड कार्बन है उससे जुड़ा होगा एक और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा हमारा तीसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, इससे भी हमारा एक जुड़ा होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये यहाँ पे होगा हमारा एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप। तो ये हम बात कर लेंगे CH2OH, ठीक है। ये कौन सा कार्बन हो गया, 5th कार्बन हो गया। तो 1 2 3 4 और ये 5th, तो ये 5 कार्बन वाली जो शुगर है हमारी, तो इसे हम कहेंगे पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर। और 5 कार्बन में भी ये है राइबोस शुगर। कौन सी शुगर हो गई, राइबोस शुगर। अब ये शुगर जो होगी, ये शुगर आपको मिलेगी उसमें आरएनए में, किसमें मिलेगी, आरएनए में। लेकिन आरएनए में ये शुगर मिलेगी, लेकिन डीएनए में सेकंड कार्बन पे ये जो OH है, ये जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें से ये O रिमूव हो जाएगा। तो अब हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार फिर से डीएनए वाली शुगर की, ठीक है। डीएनए वाली शुगर की हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस किस तरह से ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी। फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा, H रह जाएगा। तो इसी कारण इस पे डी का मतलब है सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन था वो नहीं है, यानी डी का मतलब यहाँ नेगेटिव या एब्सेंस सेंस में भी होगा। तो डीऑक्सी कैसी शुगर होगी, ये राइबोस शुगर होगी। कैसी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। बाकी चीजें सेम होंगी। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी होगा, फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे H लगा हुआ है होगा, हाइड्रोजन होगा, और 5th कार्बन पे यहाँ पे CH2OH ये भी होगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा, इजी वे में पता चल गया होगा कि शुगर क्या है। शुगर 5 कार्बन वाली 5 एटम वाली यहाँ पे जो बैकबोन बनाती है पेंटोज शुगर है,
और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी जुड़े रहते हैं एक एंड पे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े रहते हैं इसमें मल्टीपल, ठीक है। और एक रिंग 5 कार्बन वाली रिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्यूरानोज रिंग भी कहते हैं। कौन सा रिंग कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आपके लिए, फ्यूरानोज रिंग। अब इसका जनरल फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, तो जनरल फॉर्मूला इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने कार्बन है, कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने देखा C5 यानी 5 कार्बन वाली है, H10 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है और ऑक्सीजन कितनी लगी हुई है 5। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया C5H10O5 किसका, राइबोज शुगर का, पेंटोज शुगर का, ठीक है। तो आई होप ये राइबोज शुगर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे। तो राइबोज शुगर हमने पढ़ ली है, फाउंड होगी RNA में, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ होगी, DNA में होगी, ठीक है। और ये प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल किसमें, बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या क्या इसके मेन काम होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग होगी इसमें। फर्स्ट हम लिख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, अभी पढ़ लिया हमने, है ना, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसके सिंथेसिस में काम करती है ना, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और न्यूक्लिक एसिड तो हमारे 2 टाइप के हैं, अभी पढ़े हैं हमने। कौन कौन से हैं न्यूक्लिक एसिड हमारे, RNA और प्लस DNA, दोनों को सिंथेसिस करने का काम ही करती है। दूसरा क्या है, सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाने में भी ये हेल्पफुल है सेल वॉल स्ट्रक्चर, एक सेल की सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाती है किसमें, एंड RNA फंक्शन, RNA को फंक्शन करने में। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती है वहां पे सेल वॉल की स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्पफुल होती है। तीसरा ये क्या काम होगा इसका, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करेगी। तीसरा होगा सिग्नलिंग पाथवे, यानी ये सिग्नल देने में भी हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट होगा, एक फॉस्फेट आइटम होगा यानी H3PO4, ये इसका जनरल फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक फॉस्फेट एटम होगा P, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है, ये है। और ये जो बाउंडेड होंगे किससे, ये जो डबल बॉन्ड से बाउंडेड होगी, और 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से होंगे, यानी यहाँ पे एक एटम ऑक्सीजन का होगा P के साथ डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे तीन जो होंगे ऑक्सीजन वो बाउंड होगी सिंगल बॉन्ड से फॉस्फोरस के साथ। अब ये फैटी एसिड चेन हो सकती है, फॉर्मिंग करती है पोलर हेड को, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ ये ऐड हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा होगा, किसका फॉर्मूला होगा ये, तो ऐसे हम बना लेंगे ऐसे। तो P ये डबल बॉन्ड हो गया, O एक ही है हमने बताया है, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो 3 क्या है, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पे एक जुड़ा है डबल बॉन्ड से। तो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड की भी हमने जनरल स्ट्रक्चर देख ली। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस अब तक हमने पढ़ी है शुगर और पढ़ा है फॉस्फोरिक एसिड। अब जैसे ये स्टैंड है, 1 स्टैंड DNA, सेकंड स्टैंड DNA, अब इनमें ये जो स्टैंड की स्ट्रक्चर है, बैकबोन है, ये कैसे बनेगी, यहाँ पे एक शुगर फॉस्फेट, ये मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसकी बैकबोन बना देंगे, और बीच में क्या लगे रहेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े रहेंगे। क्या जुड़े रहेंगे, नाइट्रोजनस बेस जुड़े रहेंगे। इस तरह से एक DNA, कंप्लीट DNA क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ हम बात करेंगे, हमारे प्यूरिन जो है, प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन है, तो दोनों के पीछे 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनमें 9 मेंबर होंगे, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे क्या होंगे, यहाँ पे 1, 3, 9, 7 पोजीशन पे यहाँ पे लगे होंगे, नाइट्रोजनस बेस लगा होगा, नाइट्रोजन जुड़ी हुई होगी इस पे। टोटल कितने मेंबर होंगे, 9 मेंबर होंगे प्यूरिन में। इसके बाद है पिरिमिडिन में हमारे यहाँ पे 6 मेंबर होंगे। अब यहाँ पे एक तो देखो, एक सर्कल तो लगा रहेगा, यहाँ पे रिंग लगे होंगे 2, एक रिंग लगा होगा इस पे
6 कार्बन वाला, और एक रिंग लगा होगा इस पे 5 कार्बन वाला। यानी यहाँ पे एक तो होगा पूरा रिंग जिसे हम हेक्सागोन कह सकते हैं, और एक होगा यहाँ पे पेंटागोन, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। इसमें फिर यहाँ पे देखिए पहले कार्बन पे या पहली पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे नाइट्रोजन बताया है हमने अभी, और फिर हमने यहाँ पे बताया 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा, और इसके बाद यहाँ पे 9 पोजीशन पे भी क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है हमारी प्यूरिन की। अब हम बात कर लेते हैं, ये पूरी हमने पढ़ी है एडिनिन। तो एडिनिन का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में हम समझ लेते हैं क्या है, एड एमीन। क्या समझ लेते हैं, एड एमीन। यानी यहाँ पे एडिनिन का मतलब है एड एमीन। यहाँ पे एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, कौन से कार्बन पे, 6 कार्बन पे, 6 पोजीशन पे एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा। फिर हम देख लेते हैं ग्वानिन। ग्वानिन में क्या होगा, गो एमीन। यानी यहाँ पे एमीन ग्रुप जो लगा हुआ था 6 कार्बन पे, उसकी जगह आ जाएगा कीटो ग्रुप, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एमीन ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ग्वानिन। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन की, यानी जो क्या है, पिरिमिडिन है। अब यहाँ पे साइटोसिन के लिए देख लेंगे, यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे नंबर 2 पे क्या होगा, कीटो ग्रुप जुड़ा होगा, फिर तीसरी पे नाइट्रोजन होगा, फिर 4th 5th खाली होंगी, और फिर 6 पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये साइटोसिन का फॉर्मूला है। इसके बाद यूरैसिल में देख लेते हैं। यूरैसिल में फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सेकंड पे यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा, थर्ड पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और यहाँ पे 5th 6th और 7th पे भी यहाँ पे क्या होगा, नहीं 6 पे यहाँ पे क्या होगा, 6 पे यहाँ पे जुड़ा होगा कीटो ग्रुप। इसके बाद हम देख लेते हैं थाइमिन। थाइमिन में यहाँ पे फर्स्ट पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा, सेकंड पे यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा, थर्ड पे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पे CH3 इस पे जुड़ा होगा, इसके बाद यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगी थाइमिन की। एक और बात समझ लेते हैं कि ये जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि नाम छोटा है दर्शन बड़े हैं, और पिरिमिडिन जो है नाम बड़ा है दर्शन छोटे हैं, यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। इससे इजी वे में और कोई वीडियो नहीं हो सकता। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो इसके लिए सॉरी। दैट्स ऑल, थैंक यू।